बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तहसीलदार जॉब्स के वाले से न्यू सेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक तरह से हमारा रिवीजन सेशन है। थोड़ा सा स्पीडली काम इसमें करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमने सेशन ये पहले भी मुकम्मल किया था। अब हम इसको रिवाइज करने लगे हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको सबसे पहले इसका सिलेबस दिखा दूँ जी। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसका सिलेबस अपलोड किया गया है, उसमें सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर होना है। इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन मीन्स कि आपका 40 नंबर का इसमें ऐसे आएगा और बाकी 60 मार्क्स का आपका इंग्लिश ग्रामर का पेपर होगा। इसके बाद आपके पास उर्दू का दूसरा पेपर होगा, उसमें भी 40 नंबर का आपको उर्दू ऐसे आएगा और 60 नंबर का आपका उर्दू ग्रामर के वाले से क्वेश्चन आएंगे। पेपर 3 जो है वो आपका जीके का पेपर है। जीके का जीके में आपके पास 70% जीके, उसमें आपके पास पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी और उसके अलावा जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस, ये आपके 70% और 30% आपका कंप्यूटर स्टडी आएगा। ठीक है जी। कंप्यूटर में आपका एमएस ऑफिस है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कीपिंग है, इंटरनेट और ईमेल एक्सेट्रा जो है ना, ये 30 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। और चौथा पेपर हमारा होना जी रेवेन्यू लॉज का। रेवेन्यू लॉज का तो अभी जो हम आप अपना जो रिवीजन सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें सबसे पहले हम पहले जो दो पेपर है ना आपके, तीसरा और चौथा पेपर, इसमें आपका जीके का पेपर, जीके वाला पेपर और आपका जो रेवेन्यू लॉ वाला पेपर है, इसको हम पहले इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको पहले कवर कर लें। बाकी उर्दू और इंग्लिश आपको पता है हमारा चल रहा है, वो तो आपने करना ही करना है। इंग्लिश उर्दू पहले अभी हमने मुकम्मल किया, उर्दू भी हमारा चल रहा है। तो अभी जो जीके में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का पहला लेक्चर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में आपको सारा कंप्लीट से मैं गाइड कर दूंगा। टोटल हम सिर्फ 5 लेक्चर्स करेंगे। टोटल जस्ट 5 लेक्चर्स हम कंप्यूटर के वाले से करेंगे इंशाल्लाह ताला। 5 लेक्चर में कोशिश करूंगा कंप्यूटर को सारे के सारा आपका कवर कर दूं और हम इसकी इंशाल्लाह ताला इसके साथ गारंटी भी करेंगे आपका सारे के सारा सिलेबस भी कवर करेंगे। 30 में से 30 नंबर्स आपके इंशाल्लाह ताला कवर होंगे 5 लेक्चर्स में। और इसके अलावा जो हमारा रेवेन्यू लॉस वाला है ना, रेवेन्यू लॉ वाला पेपर, वो भी हम कोशिश करेंगे 10 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो रेवेन्यू लॉ वाला पेपर है, 10 लेक्चर्स में रेवेन्यू लॉ वाला पेपर भी इंशाल्लाह ताला हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम ये दोनों पेपर इकट्ठे स्टार्ट करेंगे, जीके का पेपर और रेवेन्यू लॉ वाला पेपर जी। कंप्यूटर साइंस के वाले से हमने सिर्फ 5 लेक्चर करने हैं। जस्ट 5 लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्यूटर साइंस का सारे का सारा सिलेबस हम कवर कर लें और इंशाल्लाह ताला सारा सिलेबस कवर करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा नहीं जब आप पेपर देने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप ये 5 लेक्चर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, अदरवाइज आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे, वो आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। लेक्चर नंबर 3 होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। चौथा लेक्चर हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे और 5वां लेक्चर हमारा होगा जी इंटरनेट, ईमेल एंड सोशल मीडिया के हवाले से। ठीक है जी। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में पहले मैं आपको बता दूं आपने पढ़ना क्या कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन, फिर इंपॉर्टेंट नेम्स हमने पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के वाले से पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर हिस्ट्री के वाले से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज के वाले से। ठीक है जी। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के वाले से पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं, इनपुट डिवाइसेज, इनको फीडिंग डिवाइसेज भी कहते हैं, प्रोसेसिंग या मीन के सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेज के वाले से पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यूँ आज का हमारा जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के वाले से ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, उसके बाद ये जो मैंने सारा आपको सिलेबस पढ़ाया है आज का फंडामेंटल के वाले से पढ़ाऊंगा, उसी के रिलेटेड आपके जितने भी पास पेपर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं ना, बार बार जो आपके कंप्यूटर साइंस के वाले से, कंप्यूटर फंडामेंटल के वाले से आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन ये मैंने नीचे आपके ये मैंने ये लिख दिए हैं। ठीक है जी। अगर आप ऊपर अभी जो हम पढ़ने लगे हैं सारे के सारा लेक्चर अच्छे तरीके से सुन के अच्छे तरीके से उसको तैयार करके फिर आप ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये स्टेटमेंट दी हुई है, सामने उसका आंसर दिया हुआ है, ये तकरीबन आपके पास 100 से ऊपर क्वेश्चन, 131 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आप साथ क्लियर कर लेते हैं। आप उनको ऊपर वरना कंसेप्ट अपना सारा क्लियर करके ये क्वेश्चन आप इसको याद कर लेते हैं, तो जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स के वजह से आपका जो टॉपिक है इंशाल्लाह ताला क्रिस्टल क्लियर आज हो जाएगा। ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है जी। तो चलें चलते स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद करना है जी व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है जी। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो कंप्यूटर की डेफिनेशन के वाले से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ना, यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने ये जो नोट्स हैं इनको शार्ट टेस्ट नोट्स हैं मेरे, इनको ये जितने शार्ट हो सकते थे मैंने शार्ट कर दिए हैं। अब इससे मजीद आप शार्ट ना कीजिएगा। ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। जितने भी लफ्ज, जितने भी लाइनें छोड़ी जा सकती थी, स्किप हो सकती थी, मैंने स्किप ऑलरेडी कर दी हुई हैं।
अब हर लाइन में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर लाइन में आपके पास पेपर्स क्वेश्चन मौजूद हैं जो बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपने हर लाइन को अच्छे तरीके से बड़ा गौर से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनाब डेफिनेशन में आपके क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो हम देख लेते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन में सबसे पहले वो पूछेगा आपसे कंप्यूटर जो है ना ये किस जुबान का लफ्ज़ है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, ठीक है जी। उसके बाद पूछता है कंप्यूटर का मतलब क्या है। कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेट या काउंट करना, कैलकुलेट या काउंट करना। फिर वो पूछता है कंप्यूटर जो है ना वो कौन सी डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ से वो पूछेगा आपसे एक बताएं जी कंप्यूटर जो है वो मैकेनिकल डिवाइस है, केमिकल डिवाइस है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये बिजली पे चलती है, ये पेट्रोल वगैरह पे नहीं चलती, ठीक है जी। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये 3-4 क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन से बन सकते हैं, इनसे बाहर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये 5 नेम्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, 5 नेम्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आपने याद करना है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं जी फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है तो फादर ऑफ कंप्यूटर आप हम कहते हैं जी चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। एलन टनिंग, एलन टनिंग जो है ना इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। ये आपने फर्क इसमें करते जाना है, फर्क वाज़ह करते जाना, बिल्कुल बारीक सा फर्क है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। अगर वो आपसे पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर फिर आप लगाएंगे चार्ल्स बेबेज। अगर वो पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, साइंस का लफ्ज़ भी साथ यूज़ करता है, ठीक है। जस्ट फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आपने चार्ल्स बेबेज पे लगा दिया। अगर पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर फिर आप एलन टरिंग पे लगाएंगे, एलन टरिंग पे लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटासॉफ। एंटासॉफ का मतलब फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अगर जस्ट फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आपका चार्ल्स बेबेज है, अगर पूछता है फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर फिर एंटासॉफ है, एंटासॉफ, ठीक है। उसके बाद आपके पास जॉन वान न्यूमैन, जॉन वान न्यूमैन है फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूछे तो फिर आपने जॉन वान न्यूमैन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल अब आपके पास कंप्यूटर चल रहे हैं ना पीसी, जिसको ये पीसी की एब्रिविएशन कभी कभार पूछ लेता है वो, ठीक है। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो आपके जो मोबाइल वगैरह या टैबलेट्स वगैरह ये सारे आपके पीसी हैं, मीन्स कि आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इनका जो फादर है वो आपका हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स है, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है। तो ये आपने 5 नेम्स अच्छे तरीके से इनको आपस में इनका जो फर्क है ना वो आपने याद कर लेना। ये बार बार रिपीट करके पूछता है तो बच्चे आमतौर पे हर एक को चार्ल्स बेबेज ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने 5 नेम्स याद कर लिए। नेक्स्ट आपने याद करना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है आपके पास एनालॉग कंप्यूटर है, नंबर 2 पे आपके डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है जी। इनमें से ज़्यादातर वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही पूछता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का ही पूछता है, ठीक है जी। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है जो आपका कंटिन्यूसली वेव्स टाइप डाटा यूज़ करता है, वेव्स टाइप इस तरह सिग्नल की फॉर्म में डाटा यूज़ करता है, सिग्नल की फॉर्म में इनपुट, सिग्नल की फॉर्म में ही वो आउटपुट देता है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर वो है जिसमें आपको वो डिजिट्स को यूज़ करता है, डिजिट मीन के 0 और 1 को यूज़ करता है, जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं ना वो आपका डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। अब आपने डिजिटल या एनालॉग क्लॉक के वाले से देखा होगा, डिजिटल एक वॉच होती है, एक आपके पास ऐसे क्लॉक होता है इसमें इसमें इस तरह आपके पास सुइयाँ होती हैं, सुइयों वाली घड़ी होती है, और एक आपके पास ऐसे ऐसे क्लॉक होते हैं जिसमें आपके पास ये आपके पास इस तरह से आपको डिजिट नज़र आते हैं, इस तरह डिजिट की तरह की टाइप में आपको टाइम नज़र आता है, ठीक है। तो ऐसी वॉच या ऐसा कंप्यूटर जिसमें डिजिट्स यूज़ होते हैं ना, आपकी जो ना अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं या डिजिट्स यूज़ होते हैं, वो उसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और जिसमें वेव्स वगैरह यूज़ होती हैं, इसमें ऑटोमेटिक वेव्स की फॉर्म में, सिग्नल्स की फॉर्म में आप डाटा यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है जी आपके पास एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर का आपने देखा होगा आमतौर पे जो जो आपके पास जो मेडिकल में कुछ मशीन्स होती हैं, मेडिकल में कुछ मशीन्स होती हैं जो जस्ट आपको ऐसे ऐसे ईसीजी मशीन है, वो आपने देखा होगा, ईसीजी में ऐसे लहरें वगैरह वो इस तरह के आपको जो इसका आउटपुट देता है, जो भी इंफॉर्मेशन देता है, या जो आपके पास है थर्मामीटर वगैरह वो ऐसे आपके पास है ये, तो वो आपको डिजिट्स की फॉर्म में नहीं देते बल्कि वो ऐसे लेयर्स की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो वो आपके हमारे होते हैं जी एनालॉग कंप्यूटर। और जो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है जी। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को कंबाइन करें, दोनों को इकट्ठा करें, ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग डाटा भी है और आपका डिजिटल डाटा भी है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये बात पूछ लेता है वो, ठीक है जी।
उसके बाद आपने याद करना है जी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है जी, उसमें आपके पास माइक्रो कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर है। अभी जो आपके पास चल रहे हैं ना लैपटॉप पीसी वगैरह जो सारे के सारे आपके पास हैं माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर जो आपके पास होते हैं ना, ये आपके पास पोर्टेबल होते हैं, मीन कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर की पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद आईबीएम जो ना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, ये आईबीएम जो ना आईबीएम इसकी एब्रिविएशन पूछ लेता है वो, ठीक है। तो आईबीएम जो कंपनी थी इसने सबसे पहले आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर 1981 में आईबीएम पीसी ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका माइक्रो कंप्यूटर था वो आपका आईबीएम पीसी था, 1981 में इंट्रोड्यूस करवाया था आईबीएम कंपनी ने, ठीक है। यह माइक्रो कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं, माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है जी, जो माइक्रो कंप्यूटर है वो जस्ट ओनली वन यूजर यूज करता है, एक ही उसका मालिक होता है, एक ही बंदा एट ए टाइम यूज करता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर को एक से ज़्यादा बंदे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं होता, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ जहाँ पे खड़ा है उधर ही इसके ऊपर अपने काम करना होता है। उसको होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना भैया जी, लार्जेस्ट मैक्सिमम मेमोरी स्टोरेज, लार्जेस्ट या मैक्सिमम मेमोरी स्टोरेज जो है ना वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में होती है, ठीक है। वो पूछेगा आपसे जनाब वो कौन सा कंप्यूटर है जिसकी जो मेमोरी स्टोरेज मेमोरी है ना, जो स्टोरेज कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा कौन सा कंप्यूटर की होती है, सुपर कंप्यूटर की होती है, मेन फ्रेम की होती है, मिनी की या माइक्रो की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना उसकी जो आपकी स्टोरेज मेमोरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये नादरा वगैरह या पाकिस्तान आर्मी या दूसरे जो बड़े बड़े इदारों में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हैज़ अ फास्टेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड। अब ये आपने बात याद करनी है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में आपने फ़र्क वाज़ा कर लेना है। जिसकी सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी में मेन फ्रेम कंप्यूटर की है और प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा जो है ना वो सुपर कंप्यूटर की है, ठीक है। ये दोनों में आपने फ़र्क वादा कर लेना, ये जो पूछेगा वही आपने करना, ठीक है जी। सैमुर क्राई, सैमर क्राई जो है ना इसको हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सैमर क्राई कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद एफिशिएंसी स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। फ्लॉप्स में हम जो है ना सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम मेजर करते हैं। फ्लॉप्स की एब्रिविएशन पूछ लेगा, फ्लॉपिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉपिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है, समझ आ गई है। फिर एक इसके अलावा आपने वो याद बार बार पूछता है सुपर कंप्यूटर के वाले से, इस वक्त दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है ना फ्रंटियर कंप्यूटर ऑफ यूएसए, फ्रंटियर कंप्यूटर ऑफ यूएसए जो है ना वो दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है इस वक्त, इसके पास जो है ना ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड 2022 से पहले जापान के पास था रिकॉर्ड, ये 2014 से 2022 तक जापान के पास था, जो उनका था ना फुगाकू, फुगाकू उनका था, जापान का कंप्यूटर था फुगाकू। 2022 तक उसके पास ये रिकॉर्ड था कि वो दुनिया का सबसे तेज तीन फास्टेस्ट कंप्यूटर था, ठीक है जी, समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आपने आपने क्या करना, थोड़ा सा इस पर पॉज करें और सबसे पहले आप ये जो मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया ये आप इसको रिवाइज कर लें। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट नेम्स 5 कौन से वो आपने याद कर लें, इसको एक दफ़ा जुबानी आप ना इसको लिख के देखें, उसको प्रैक्टिस करें। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हवाले से देखें, कंप्यूटर की टाइप्स के हवाले से पूछ देखें, ठीक है। इसमें यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये जब आपको क्लियर हो जाए फिर आपने नेक्स्ट पढ़ना है कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जो जनरेशन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बार बार वो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। घुमा फिरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसकी सिर्फ एक ये लाइन आपने याद कर ली, ये मैंने सामने लिखी हुई है, वीना टीच इन माई अकेडमी, वीना टीच इन माई अकेडमी, वीना मेरी अकेडमी में पढ़ाती है, ठीक है। अब ये इस लाइन से आपने किस तरह याद करनी है, कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जनरेशन है वी, दूसरी आपके पास जनरेशन है टी, तीसरी आपके पास जनरेशन है आई, चौथी आपके पास जनरेशन है एम और 5वीं आपका जनरेशन है ए, ठीक है। ये तो आपने याद कर लिया। कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन कौन सी है, वी फॉर वैक्यूम ट्यूब, वी फॉर वैक्यूम ट्यूब्स, वी फॉर वैक्यूम ट्यूब्स। तो आपसे पूछेगा बताएं जी कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। नंबर 2 कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है उसमें आपने क्या यूज की, टी फॉर ट्रांजिस्टर, टी फॉर ट्रांजिस्टर, 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 ठीक है जी। उसके बाद आई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, आई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी उसको बोलते हैं, ठीक है। उसका एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर। तो चौथी जनरेशन कौन सी बन गई, माइक्रो प्रोसेसर वाली, ठीक है। एक तो आपने इनकी तरतीब याद करनी है,
फर्स्ट कौन सी वो पूछेगा, बताएं जी जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो उनसे पहले क्या यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर, या पूछ लेगा जी ट्रांजिस्टर के बाद क्या यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद आखिरी आपके पास ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पांचवी आपके पास कौन सी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक लाइन है ना, इस लाइन से आपको घुमा फिर आकर उसने क्वेश्चन पूछने हैं। तो आपने याद कर लिया, सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब है, फिर आपके पास ट्रांजिस्टर है, फिर आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट है, फिर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है, फिर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। टोटल आपके पास 5 जनरेशन है। लेटेस्ट जनरेशन कौन सी है, पांचवी है। पांचवी कौन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, वो वैक्यूम ट्यूब वाली पहली जनरेशन है, पहली जनरेशन। ठीक है, इस लाइन से आपको बार बार वो घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक, ये डेट अगर याद करना चाहते हैं तो कर ले, ना भी करो तो काम चल सकता है। ठीक है जी। और उसके बाद जो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो कौन से आपके पास है, ENIAC, INIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है जी, आपके पास फर्स्ट कंप्यूटर था। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इनकी एब्रीवेशन वो पूछते बार बार पूछता है। ठीक है, दूसरी आपके पास कौन सी आगे जनरेशन जी, 1959 से 65 तक, इसकी टेक्नोलॉजी आपके पास ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर जो है ना जी, ये डेवलप किए थे बेल लेबोरेटरीज ने 1947 में, 1947 में। ठीक है जी, समझ आएगी। इन्वेंटर इसका जो है ना जॉन बार्डन है, जॉन बार्डिन जो है ना ये इसका इन्वेंटर था। थर्ड जनरेशन आपके पास आ गई जी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई, और इसमें जो कंप्यूटर था आपके IBM 3370 और IBM 360 और 370 वाले आपके थर्ड जनरेशन थे। और ऊपर जो 1400 वाले थे ना, 1400 और 7094, ये आपके पास है फर्स्ट जनरेशन थी। फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर आ गई। फिफ्थ में आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। पूछेगा जी आपके पास लेटेस्ट जनरेशन कौन सी चल रही है, आपके पास फिफ्थ जनरेशन चल रही है 1980 तक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर जनरेशन के वजह से क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी आप थोड़ा सा पास करें और कंप्यूटर जनरेशन को थोड़ा सा रिवाइज करें। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन को रिवाइज करें, कॉपी पेन से पकड़े, खुद इसको लिखने की अपने अंदाज में लिख के उसको याद करने की कोशिश करें, तो कंप्यूटर जनरेशन आपकी कवर हो जाएगी। जब ये कवर हो जाएंगी फिर आपके पास नेक्स्ट आपने पढ़ना है, नेक्स्ट आपने पढ़ना है कंप्यूटर हिस्ट्री। कंप्यूटर हिस्ट्री क्या है जी, कंप्यूटर हिस्ट्री के वाले से आपने ये मैंने 8-10 लिखे हुए हैं, यही बार बार क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, सबसे पहले पूछा जी फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी, वो अबैकस थी, अबैकस, अबैकस। ठीक है जी, वो सिंपल एडिशन और मल्टीपल जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह करती थी। ठीक है, अबैकस, अबैकस। उसके बाद क्लासेस, क्लासेस क्या है जी, द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच वेंट इन टू ऑपरेशन इन 1944, ब्रिटेन वार टाइम कोड ब्रेकिंग हेडक्वार्टर एट बेल्टिक पार्क वाज इन्वेंटेड बाय टॉमी फ्लावर, जॉन वॉन न्यूमैन फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है जी, ये पहली दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो क्लासेस, क्लासेस। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जॉन नेपियर बोर्न, जॉन नेपियर वाज स्कॉटिश मैथमेटिशियन, ही क्रिएटेड लॉगरिथम टेबल। तो लॉगरिथम टेबल जो है ना ये किसने की थी, जॉन नेपियर बोर्न ने। ये पूछ लेता है वो, बार बार पूछता है, मैंने बड़ी दफ़ा देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर इसने जनाब किया था, इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने जनाब के मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लेज पास्कल, इसको कहते हैं कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, वो पूछता है कैलकुलेटर किसने ईजाद किया था। वॉन लेबनिज, वॉन लेबनिज क्या जी, the von Leibniz was German scientist. He developed a calculation machine in 1694. It was first calculator that could multiply and divide also. जो आपके पास अबैकस थी ना, अबैकस या ब्लेज पास्कल वाला कैलकुलेटर, वो सिर्फ जमा तफरी कर सकता था। ठीक है, लेकिन जो आपके पास वॉन लेबनिज है ना, इसने जो कैलकुलेटर बनाया था वो जनाब ज़रब और तकसीम भी कर सकता था। ठीक है, उसके बाद आपका चार्ल्स सेवियर, चार्ल्स सेवियर जो है ना फ्रेंच साइंटिस्ट, चार्ल्स डेवलप्ड अ मशीन दैट कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर ये जो अब चार्ल्स सेवियर है ना, इसकी जो अब जो कैलकुलेटर की मशीन थी ना, जो कैलकुलेटर था वो चारों कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन कर सकता था। जो आपका वॉन लिबनिज था ना, ये ज़रब तकसीम करता था। जो आपके पास अबैकस या जो ब्लेज पास्कल वाला था वो जमा तफरी करता था। लेकिन जो आपके पास जो है ना ये चार्ल्स सेवियर वाला है, ये चारों काम इकट्ठे कर रहा था। ठीक है, पंच बोर्ड आपके पास जब फ्रेंच इंजीनियर जोसेफ developed the punch board system for power looms. It was used to create specific waving pattern on glass. Later on the system was using in computer devices. ठीक है जी, तो पंच बोर्ड पूछता है किसने बनाए थे जनाब पंच बोर्ड, ये जनाब ये बनाए थे जी ये जोसेफ ने। ठीक है, और ये किस लिए पंच बोर्ड यूज हुए थे, पंच बोर्ड जनाब ये जो है ना ये आपके पास जो हुए थे कपड़े की फैक्ट्री में, कपड़े की जो पैटर्न और क्लास वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एडसिक, एडसे क्या जी, इसकी जो है ना एब्रीविएशन पूछता है, द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसकी जो है ना वो पूछता है आपके पास जो है ना
ये आपके पास होता है जी, ये इसकी एब्रीवेशन पूछ लेता है। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। और उसके बाद पूछता है जी, ये एडसे करना, ये किसने, इसको इन्वेंट किसने किया था, किसने बनाया था? एलन टर्निंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये मैंने पहले आपको बताया। ठीक है। एंटास ऑफ जनाब ये प्रोफेसर इन लोवा यूनिवर्सिटी, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ही अप्लाइड बूलियन अलजेब्रा टू कंप्यूट सर्किटरी, बैरी वाज को फाउंडर आल्सो नोन एज एबीसी एंड टास्क फॉर बैरी कंप्यूटर। ठीक है जी। तो ये एबीसी कंप्यूटर जो है ना, ये पूछता है, वो एबीसी की जो वो एब्रीवेशन बड़ी बड़ी ज़्यादा पूछता है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। तो एबीसी एंटास ऑफ बैरी कंप्यूटर। ठीक है जी, एंटास ऑफ बैरी कंप्यूटर, जो बैरी था ना, एंटास ऑफ और बैरी दोनों ने जनाब मिलकर ये डिवाइस बनाई थी, जिसको कहते हैं एंटास ऑफ बैरी कंप्यूटर, एबीसी उसको बोलते हैं। ठीक है। उसमें चार्ल्स बेबेज आ गया, फादर ऑफ कंप्यूटर आ गया। और मार्क वन कंप्यूटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर। ऊपर जितनी भी आपने डिवाइसेस देखी है ना, वो सारी की सारी आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी, काउंटिंग डिवाइसेस थी या कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी। लेकिन जो एक ऐसी डिवाइस जिसको बाकायदा कंप्यूटर का नाम दे दिया गया, जिसको बाकायदा कंप्यूटर का नाम दे दिया गया, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मार्क वन कंप्यूटर था। मार्क वन कंप्यूटर। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो मार्क वन कंप्यूटर था। तो ये आपके पास आ गया कंप्यूटर हिस्ट्री के वाले से। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पास करें और कंप्यूटर हिस्ट्री को, ये 9 के 9 जो ना आपके जो मैंने लिखे हुए हैं इन तरतीब के साथ, इनको आप अपनी जो ना अपने तरीके से इसको अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ें, इसको लिखें, इसको याद करके देखें, इसको तरतीब के साथ इंशाल्लाह ताला आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेज होती हैं। एक लैंग्वेज वो होती है जो हम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे होते हैं और जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर से डेटा हम ले रहे होते हैं, ये एक लैंग्वेज है। और एक लैंग्वेज दरमियान में होती है जो कंप्यूटर समझता है, जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज की समझ नहीं आती, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज की समझ नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ एक ही जुबान जानता है, वो होती है आपके पास बाइनरी डिजिट, बाइनरी 0 और 1 की जुबान से कंप्यूटर जानता है। लेकिन हम तो 0 और 1 की जुबान नहीं जानते। हमें तो आती है इंग्लिश, आती है उर्दू, आती है बाकी स्पेनिश, ये वो जिस जिस भी मुल्क में जिस भी एरिया में लोग कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं उनको अपनी जुबान का पता होता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है जी? कंप्यूटर जनाब सिर्फ 0 और 1 की जुबान को समझता है, बाइनरी डिजिट्स को। ठीक है। अब ये जो जुबान है ना, एक आपकी इसको जो जुबान कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और जो जुबान इंसान समझते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है। अब हाई लेवल और लो लैंग्वेज के दरमियान एक आपके पास ट्रांसलेटर लगे होते हैं, जो हमारी हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करता है, फिर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके लो लेवल को हाई लेवल में चेंज करके हमें दे देता है। ठीक है। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज के वाले से। ठीक है। प्रोग्राम क्या जी? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिवन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो भी आपने कोई टास्क कंप्यूटर को दिया हुआ है तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम के लिए आपके लैंग्वेज होना जरूरी है। लैंग्वेज के आपके पास दो टाइप्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है। वो पूछेगा आपसे हाई लेवल कौन सी है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर। जो ह्यूमन के तो करीब है लेकिन कंप्यूटर से दूर है, वो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में जावा, कोबोल, बेसिक, पास्कल, C++, पैथन, फोटोन, लिस्प और विजुअल बेसिक, ये 9 तकरीबन आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज बनती है। इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा आपसे कि बताएं जी कोबोल जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, बेसिक कौन सी लैंग्वेज है, या इनके एब्रीवेशन पूछ लेगा। ठीक है। तो सभी की मैंने आपके पास एब्रीवेशन भी नीचे लिखी हुई है। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। इसी तरह ये देखें बेसिक लिखी हुई है जी, बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है। तो ये इनकी या तो आपसे पूछेगा, इनके जो एब्रीवेशन पूछ लेगा, या पूछ लेगा बताएं बेसिक जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये सारी की सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? लो लेवल आप कहती है नियर टू कंप्यूटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर जिनको समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और वो फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज मीन के ह्यूमन से वो दूर होती है, हमें नहीं समझ आती। ठीक है। वो हमारे पास दो तरह की है, मशीन लैंग्वेज जिसको 0 और 1 यानी कि बाइनरी की जुबान कहते हैं। ठीक है। दूसरी आपके पास असेंबली लैंग्वेज है, नीमोनिक्स। ठीक है। ये पहले यूज होती थी, अब तो ये यूज नहीं होती, लेकिन ये भी हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज में आती है। तो यहाँ से मैं पूछ सकते हैं आपसे, बताएं जी मशीन लैंग्वेज जो है ना, ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज बताएं लो लेवल है या आपके पास हाई लेवल है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है जी? लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब कंप्यूटर को हमारी ज़ुबान की समझ नहीं आती, हमें कंप्यूटर की ज़ुबान की समझ नहीं आती, तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर तो होगा ना, जो जो हमारी बात कंप्यूटर को समझाएगा और कंप्यूटर की बात हमें समझाएगा। ठीक है, ये तीन तरह के असेंबलर है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार वो पूछता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे मिक्स अप कर देते हैं। अब इसमें फ़र्क आपने याद कर लेना है। असेंबलर का नाम आपने याद कर लेना, इसके नाम से जा रहा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर से क्या निकलता है? असेंबली लैंग्वेज। जो जो ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, उसको हम कहते हैं असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला जो आपके पास ट्रांसलेटर है, वो आपके पास असेंबलर कहलाता है। फिर आपके पास है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास अक्सर बच्चे मिक्सअप कर जाते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या जी? कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या जी? अब देखें, आपने ये ट्रांसलेटर है ना, आपने इंग्लिश की ग्रामर देखी होगी। कोई भी आप 8वीं या 9वीं 10वीं क्लास या एफएससी कोई भी आप क्लास को अगर पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा होगा एक आपके पास इंग्लिश ऐसे लिखी हुई है, इंग्लिश के साथ नीचे हर लाइन के नीचे उर्दू का उसका ट्रांसलेशन लिखी होती है, उर्दू तर्जुमा साथ लिखा होता है। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि पूरा ऊपर पैराग्राफ लिखा होता है और उसी पूरे पैराग्राफ के नीचे उसको उर्दू तर्जुमा लिखा होता है। मीन्स के बाद औक़ात हर लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेशन मिल रही होती है, और बाद औक़ात आपको पूरे पूरे पैरा की ट्रांसलेशन इकट्ठी मिल रही होती है। ठीक है, तो वो ऐसी ट्रांसलेशन जो आपकी लाइन बाय लाइन होती है, वो होती है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो भी कंप्यूटर में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है, लाइन बाय लाइन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, उसको हम कहते हैं जी इंटरप्रेटर। और जो हमारे कंप्लीट पैराग्राफ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को एकदम एट वंस जो है ना, एट वंस का लफ्ज़ यूज़ करेगा या एज ए होल का लफ्ज़ यूज़ करेगा। ठीक है, एट वंस कन्वर्ट कर देता है या एज ए होल कन्वर्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर कंप्लीट से निकला है, कंप्लीट से, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइलर मीन के जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट एकदम से वो ट्रांसलेट कर देता है, वो हमारा कंपाइलर कहलाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप फिर थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को, पॉज करने के बाद वक्फा लें और आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से, अभी मैंने ऊपर जितने भी आपको कंसेप्ट कराए हैं ना, कंप्यूटर करवाया है, कंप्यूटर, उसके बाद आपको जना कंप्यूटर की टाइप्स करवाई हैं, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करवाई है, एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कराया है, कंप्यूटर की हिस्ट्री करवाई है, और उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारे के सारे एक दफ़ा आप इसको रिवाइज करें, कॉपी पे अपने अंदाज में लिख के इसको कोशिश करें, याद करें। अगर वो क्लियर हो जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है जी, अब कंप्यूटर के मेन 3 कंपोनेंट्स आपके। नंबर 1 आपके पास इनपुट या फीडिंग डिवाइसेस उनको हम कहते हैं। नंबर 2 आपके पास है प्रोसेसिंग या सीपीयू। मीन के सबसे पहले आपने इनपुट दिया इस कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसको प्रोसेस किया, उसको स्टोर किया, फिर वो क्या करेगा? आउटपुट देगा, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा वो देगा, उसको हम कहते हैं जी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, यही 3 डिवाइसेस ही आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस या फीडिंग डिवाइसेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग या सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम पढ़ेंगे आउटपुट। तो तीनों हम बार बार हम पढ़ते हैं, बारी बारी पढ़ते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं जी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं जी दैट डिवाइसेस विच अलाउ यूजर टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने की इजाज़त देती हैं, वो हमारी होती हैं जी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस वो होती है जी कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ना, मोस्ट कॉमनली यूज फीडिंग इनपुट डिवाइस कंप्यूटर इज कॉल्ड कीबोर्ड। ठीक है, ये पूछता है बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो आपके पास इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? वो आपकी कीबोर्ड है। ठीक, कीबोर्ड जो मोस्टली कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस को, वो आपकी होती है कीबोर्ड। ठीक है जी, उसके बाद इट वाज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लैथम शोल। क्रिस्टोफर लैथम शोल ने जनाब इसको 1874 में इसको क्या किया था? इसको उसने इन्वेंट किया था, इसको ईजाद किया था। ठीक है, ये कीबोर्ड की ईजाद के बारे में पूछते हैं, बताएं जी कि जो कीबोर्ड किसने बनाया था सबसे पहले। ठीक है, इट यूज फॉर एंट्री ऑफ टेक्स्ट बाय डिप्रेशन ऑफ कीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कहता है जी जो आपका कीबोर्ड है उसको आप कैसे यूज़ करते हैं? आप उसके जो कीज हैं, जिसको जो बटन लगे हुए हैं ना, उनको प्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं, दबाते हैं। ठीक है जी, तो वो पूछता है जनाब बताएं जी आप जो आपका जो कीबोर्ड है वो किस तरह काम करता है?
वो आप उसको रिमोट के ज़रिए काम करते हैं, या जनाब उसको क्या करते हैं जी, उसको ऊपर रब करते हैं, क्या करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको हमने उसके ऊपर जो बटन लगे हुए हैं ना, उसको हम दबाते हैं, दबाते डिप्रेशन ऑफ कीज के जरिए आप क्या कहते हैं, इसमें डाटा ट्रांसफर करते हैं कीबोर्ड के जरिए। कीबोर्ड के जरिए कोई तार या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसके जरिए हम डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डिप्रेशन ऑफ कीज के जरिए आप डाटा ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जी, कीबोर्ड वर्क्स ऑन सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये क्या है, ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी होती है, कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे को तक बात को पहुंचाना। ये तीन तरह की कम्युनिकेशन होती है, सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन ये है कि जैसे आपके पास रेडियो है ना, रेडियो से आपको आवाज़ आ रही है, रेडियो से आपको आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ रेडियो को नहीं जा रही। आप चाहे को उसके पास बैठ के जितना मर्जी शोर करें ना, तो रेडियो को आपकी आवाज़ नहीं जा रही, रेडियो की आवाज़ सिर्फ आपको आ रही है। टीवी की स्क्रीन से आप कुछ नज़र आ रहा है, आपको टीवी नहीं, टीवी आपको नहीं देख रहा, आप टीवी को देख रहे हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें वन वे ट्रैफिक होती है, वन वे ट्रैफिक होती है, एक ही काम हो रहा होता है, वो हमारी होती है जी सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक हमारे फिर डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। डुप्लेक्स जैसे आप टेलीफोन कर रहे हैं, किसी को फ़ोन कर रहे हैं, तो फ़ोन में क्या आपकी आवाज़ जा भी रही है और अगले बंदे की आवाज़ आ भी रही है, एक ही वक्त में दो काम हो रहे हैं, इनपुट भी हो रही है और आउटपुट भी हो रही है। ये हमारी होती है डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक होती है हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स क्या होती है कि ऐसी डिवाइस जो दोनों काम कर तो सकती है लेकिन एट ए टाइम एक ही करती है, एट ए टाइम एक वक्त में एक ही काम करती है। वो कर सकती है दोनों काम, लेकिन वो डिवाइस जो है ना एक वक्त में एक ही काम करती है। जैसे वायरलेस फ़ोन है ना, वायरलेस फ़ोन पुलिस वालों के पास आपने देखा होगा। तो वायरलेस ऑपरेटर क्या करता है, जब वायरलेस ऑपरेटर को कोई आवाज़ आ रही होती है, फिर से इंस्ट्रक्शन आ रही होती है, तब वो नहीं बोल रहा होता। फिर क्या कहता है, जब वो उसकी इंस्ट्रक्शन को सुन लेता है, फिर जनाब बटन को ऑन करता है ऊपर लगा हुआ, फिर अपनी आवाज़ पीछे को भेजता है। ठीक है, तो एक ही वक्त में दोनों काम इकट्ठे नहीं होते, एक काम मुकम्मल होता है, फिर दोबारा दूसरा काम शुरू होता है। ठीक है, तो एक ही वक्त में जो दोनों काम डिवाइसेज करती हैं आपकी डुप्लेक्स मोड होती है। और ऐसी डिवाइस जिसको दोनों काम कर तो सकती है लेकिन एक वक्त में एक ही करती है, वो आपका हाफ डुप्लेक्स होती है। और एक ऐसी डिवाइस जो काम कर ही एक सकती है, दूसरा काम उसमें पॉसिबल ही नहीं है, वो आपकी होती है सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कम्युनिकेशन मोड की समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके पास है कवर्टी। कवर्टी कीबोर्ड इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर। कवर्टी क्या जी, कवर्टी QWERT। ये आप कोई भी आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है ना, उसका आप कीबोर्ड देखें, सबसे पहले आपको ये 1 2 3 4 5 ऊपर लेकर आएगी आपको न्यूमेरिकल कीज। नीचे जहाँ से आपके पास अल्फ़ाबेट शुरू होती है ना, जहाँ से आपकी ABC की जो कीज शुरू होती हैं, जो बटन शुरू होते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले Q लिखा होगा, फिर W लिखा होगा, फिर आपके पास E लिखा होगा, फिर आपके पास R, फिर T, फिर Y। तो ये पहली लाइन में आपका ये तरतीब के साथ ये अल्फ़ाबेट्स चलते हैं। तो उसी नाम से इसका क्वेटी कीबोर्ड रख दिया गया है, उसी नाम से इस कीबोर्ड का नाम जो हमारा कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ये हमारा कौन सा जी क्वेटी कीबोर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। टोटल 104 बटन होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, 104 बटन होते हैं। ठीक है जी। लार्जेस्ट की ऑन कीबोर्ड इज कॉल्ड स्पेस बार। जो सबसे बड़ी की है उसके नीचे, सबसे नीचे वो क्या होती है, वो आपकी स्पेस बार होती है। स्पेस बार सबसे बड़ी की है, वो पूछ लेता है लार्जेस्ट की ऑन कीबोर्ड इज कौन सी होती है, वो आपके पास स्पेस बार होती है। अब हम देख लेते हैं कीबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी कीज होती हैं। कीबोर्ड को आपने बड़ी डिटेल से पढ़ना है, कीबोर्ड से बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। तो कीबोर्ड के ऊपर जनाब फंक्शनल कीज सबसे पहले तो होती हैं। सबसे पहले आपके पास 12 फंक्शनल कीज होंगी, F1 से लेकर F12 तक। F1 हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेम के लिए होता है, F3 सर्च के लिए, F4 रिफ्रेश के लिए। जो मैंने छोड़े हुए हैं वो करने की जरूरत नहीं है, वो पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में सिर्फ ये जो मैंने लिखे हुए हैं यही आएंगे। ठीक, वैसे मैंने 12 की 12 दी है, लेकिन ये जो जिनकी वो पूछता है ना कि F2 का पर्पज़ क्या, F3 का क्या, आमतौर पे F1, F11, F12 और F7 ये बार बार पूछता है वो। ठीक है, तो ये आपने इनको याद कर लेना है। सबसे पहले आपके कीबोर्ड के ऊपर 12 फंक्शनल कीज़ हैं, वो उनकी तादाद पूछ लेता है, फिर वो आपने याद करना है कौन सी की किसके लिए होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास टॉगल कीज़ हैं। टॉगल कीज़ आपके पास कौन सी है जी, जिनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कीज़ जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बाकी सारी चीज़ जो ना हर वक्त ऑन है, लेकिन ये आपके पास कैप्स ला गया, नम ला गया, स्क्रॉल ला गया, ये आपकी ऐसी चीज़ है जब तक इनको आप ऑन नहीं करते तब तक इनका फंक्शन स्टार्ट नहीं होता।
कैप्स लॉक है ना, ऐसे लिखा होता है, ये साइड पे लगा होता है, उसके ऊपर ऐसे बत्ती सी भी लगी होती है। जब तक आप इसको प्रेस नहीं करते तब तक आपका कैप्स लॉक मीन के सबसे सारे जो है ना वर्ड्स आपके कैपिटल अभी स्टार्ट नहीं होते। अगर इसको आप ऑन करते हैं फिर आपके सारे वर्ड जो है कैपिटल स्टार्ट हो जाते हैं। जो टॉगल कीज ऐसी हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, 3 होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी मॉडिफायर या कॉम्बिनेशनल कीज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कीज जो बजाते खुद कुछ नहीं कर सकती, ये अलोन अलोन अकेली कुछ नहीं कर सकती, ये दूसरी कीज के साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है। कंट्रोल की, आल्ट की और शिफ्ट की, ये तीनों कीज ऐसी की हैं जो कॉम्बिनेशनल कीज हैं, दूसरी कीज के साथ मिलकर, यानी कि कंट्रोल के साथ आप बी को मिलाएंगे तो फिर ये बोल्ड करेगा। जस्ट कंट्रोल को आप प्रेस करते जाएं कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप कंट्रोल के साथ सी को करेंगे तो ये कॉपी करेगा। अगर जस्ट आप कंट्रोल को दबाते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अकेले सी को दबाएं तो सी लिखता जाएगा, सी अकेला भी काम कर लेता है लेकिन कंट्रोल अकेला काम नहीं करता, ठीक है। ये 3 आपके पास कॉम्बिनेशनल कीज होती हैं। उसके बाद आपके नेविगेशनल कीज है। नेविगेशनल कीज आपके पास 4 जो एरो लगे होते हैं ना, ये आपको टॉप को, ये राइट को, ये बॉटम को, ये लेफ्ट को, ठीक है। तो ये आपको, इसको हम कहते हैं नेविगेशनल कीज। नेविगेशनल कीज कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास कीबोर्ड खत्म हो गया, कीबोर्ड खत्म हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा पास करें, यहाँ पे वक्फा लें और आप कीबोर्ड को थोड़ा सा रिवाइज करें, अपने माइंड में करें, अपनी कॉपी निकालें, उसके ऊपर आप अपने अंदाज से लिखने की कोशिश करें कि कीबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अगर आपको क्लियर हो गई तो फिर आप माउस को स्टार्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, ये आपके पास इनपुट डिवाइसेज है। माउस, माउस के वाले से आपने याद करना जी, डोगलस एंगलबर्ट ने उसको इजाद किया था, ठीक है जी, समझ आ गया। और ये हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है ये, ठीक है जी, ये पॉइंट आउट करती है, ठीक है। ये माउस है, ठीक है जी। और थिन ब्लिंकिंग लाइन कर्सर कंट्रोल्ड बाय माउस, ठीक है जी। आप देखें ना, जब आप कोई भी मैसेज चाहे आप मोबाइल में लिख लें, आप किसी को मैसेज कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे, तो आप देखते होंगे सबसे एंड पे ना ऐसे एक लाइन सी होती है जो ब्लिंक कर रही होती है, ऑन ऑफ हो रही होती है, बुझ रही होती है, कभी बल रही होती है, बुझ रही है, ऐसे हो रही होती है, ठीक है। ये ब्लिंक कर रही होती है, जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं ये आगे आगे ऐसे मूव करती जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं थिन ब्लिंकिंग लाइन को हम कहते हैं कर्सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है वो, ठीक है। जो थिन ब्लिंकिंग लाइन जो हमारी होती है कर्सर, और वो कर्सर जो है ना उसको जनाब जो माउस है ना वो कंट्रोल करता है, माउस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है जी। अब माउस के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस के ऊपर कितने जनाब कीज होती हैं, बटन कितने होते हैं। माउस के 3 बटन होते हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन को, राइट बटन जो है ना वो आपका डायलॉग बॉक्स को खोलता है। आप राइट क्लिक करें ना माउस का ये ऐसे ऐसे आपके पास 3 चीज़ है ना, ठीक है। राइट को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी की विंडो खुल जाती है, उसमें रिफ्रेश लिखा होता है, कॉपी पेस्ट वगैरह सारे ऑप्शन मिलकर पूरा डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट की को दबाते हैं तो लेफ्ट की सिलेक्शन पर्पज के लिए यूज होती है, कोई डायलॉग बॉक्स वगैरह नहीं खुलता। और ये दरमियान में ऐसे घेर सा लगा होता है ना, गरारी सी लगी होती है, इसको अब आप इसको घुमा सकते हैं, घुमा के क्या है, इसको वर्टिकली ऊपर नीचे ऐसे आप घुमा सकते हैं, इसको आप हॉरिजेंटली नहीं घुमा सकते, ऊपर नीचे ऐसे घुमाते हैं तो ये हमारी होती है जी, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक है जी। ये पेज को वर्टिकली स्क्रॉल करता है, ऊपर नीचे कर लेता है, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद आपके पास है स्कैनर। स्कैनर क्या है जी? स्कैनर इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी आपके इनपुट डिवाइस है। वी कैन सेव फाइल इन जेपीईजी या जेपीईजी। स्कैनर के जरिए आप जेपीजी फाइल्स को आप सेव कर सकते हैं। जेपीजी के आपके पास वो एब्रिविएशन पूछ लेगा, जॉइंट फोटोग्राफी का एक्सपर्ट ग्रुप, या पीडीएफ की पूछ लेता है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये इनकी एब्रिविएशन पूछ लेगा। बीसीआर बार कोड रीडर, ठीक है जी, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये पूछ लेगा कि बार कोड रीडर इनपुट है कि आउटपुट है, ये अपने नाम याद करना है और साथ इसकी आपने क्या करना है, बीसीआर की एब्रिविएशन याद करनी है। MICR मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये भी आपने याद करना है इसको, ये इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और वेब कैम, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, ये ट्रैक बॉल जो है, ट्रैक बॉल ये ऐसे आपका कीबोर्ड है ना, तो कीबोर्ड के ऊपर पहले ना एक साइड पे ऐसे एक ऊपर से ना गोली सी लगी होती थी, गोली वगैरह, ठीक है। ये बॉल सी जो गेंद सी बनी होती थी, उसको हम घुमा के ना माउस वाला काम किया करते थे, ठीक है। तो अब तो ये नहीं आती, अब तो माउस तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ट्रैक बॉल जो ना ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कॉमनली फिक्स्ड ऑन द कीबोर्ड एज माउस, ठीक है, माउस की तरह काम करती थी, ये फिक्स होती थी। तो ये यहाँ पे आपकी जो है ना इनपुट डिवाइसेस खत्म हो गई, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे वक्फा करके इनपुट डिवाइसेस को दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको इनपुट डिवाइसेस कवर हो गई हैं तो फिर आप इस नेक्स्ट स्टार्ट कर दें। कंप्यूटर जो है ना आपके पास ये जो है जी, ये आपके पास आएगा जी, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU।
पहले मैंने आपको बताया इनपुट, उसके बाद सीपीयू, उसके बाद आपके पास आना है आउटपुट। ठीक है, तरतीब के साथ आप याद कर लें। अब सीपीयू क्या है जी, सीपीयू क्या है जी, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कंप्यूटर का। ठीक है, इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को जनाब प्रोसेस करता है और कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, सीपीयू कहलाता है। सीपीयू के जनाब मेन पार्ट्स आपके पास जो ना, ये आपके पास हैं जी 3 पार्ट्स हैं इसके, मेन पार्ट्स हैं सीपीयू के। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 3 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, नंबर 3 आपके पास मेमोरी। ठीक है, ये सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं। अब सीपीयू के जो कंट्रोल यूनिट क्या जी, सीयू कंट्रोल, इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर। और लॉजिकल यूनिट को हम कहते हैं जी लॉजिकल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब हार्ट हार्ट होता है दिल। दिल से क्या होता है, दिल से आप जज्बात देखते हैं, दिल से खूबसूरती देखते हैं, दिल में से फीलिंग्स और एहसासात को देखते हैं। दिल से आप चीज़ों को काउंट नहीं करते, काउंटिंग आप हमेशा ब्रेन से करते हैं, दिमाग से करते हैं, जमा तफरीक वगैरह। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है ना डेटा की, क्वालिटेटिव एनालिसिस सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट हार्ट ऑफ कंप्यूटर। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है ना, जमा तफरीक, इसमें जो काउंटिंग वगैरह होती है, वो हमारा कहता है जी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल ALU। ठीक है, समझ आ गई है। और एज ए होल हम सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह देते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है सीपीयू का, वो हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी इसमें किसे कहते हैं, दुनिया की फास्टेस्ट मेमोरी जो है ना, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। ये सीपीयू में होती है रजिस्टर। ठीक है, अब मेमोरी की टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। नंबर 2 है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल और मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है, जो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करें भी तो फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये हमेशा जो है ना मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कंप्यूटर है ना, जो आपका मोबाइल है, इसके ऊपर आपने कोई पिक्चर वगैरह को वॉलपेपर पे लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, कोई इसमें जो आप थीम भी आपने को लगाया होगा पीछे। ठीक है, कोई आपने बैकग्राउंड को लगाया होगा। आप मोबाइल को ऑन करें या ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करें तो ये पिक्चर गायब तो नहीं ना होती। ये मोबाइल की मेमोरी उसके अंदर मौजूद होता है, उसमें ये चीज़ उसने याद की होती है कि जनाब फलां पिक्चर मैंने इसके स्क्रीन के ऊपर शो करनी है। ठीक है, तो ये आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है जी, इसकी 2 टाइप्स हैं आपके पास। प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी जी, रीड ओनली मेमोरी रोम, और उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। रोम क्या है जी, रोम है द मेमोरी यूज टू बूट या ऑन द सिस्टम फॉर ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। मीन कि ऐसी मेमोरी जो आपने उसको बूट करना है सिस्टम को या ऑन करना है, बूट ऑन एक ही बात है। ठीक है, आप किसी भी सिस्टम को, मोबाइल को, लैपटॉप को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है ना, मीन्स के मेमोरी की क्या ज़रूरत है कि लैपटॉप या कंप्यूटर को पता चले कि अब मैंने जब इसने ये बटन प्रेस किया तो अब मैंने ऑन करके कौन कौन सी चीज़ें सामने लेके आए, उसने याद रखा होता है कि फ़लाँ पिक्चर मैंने जो है ना वॉलपेपर पे लगानी है, फ़लाँ थीम मैंने दिखाना है इनको, फ़लाँ मैंने कलर स्कीम इनकी दिखानी है, वो हमारी होती है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम कहते हैं रोम। ये रोम जो है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी ख़त्म नहीं होती। कंप्यूटर को ऑफ करें या ऑन करें, ये हमेशा उसके अंदर सेव रहती है, ये ख़त्म नहीं होती। ठीक है जी, अब रोम जो है ना, रोम की आपके पास 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। इनकी एब्रीविएशन पूछता है। ईपी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, और ईईपी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपकी रोम की 3 टाइप्स हैं, इनकी सिर्फ एब्रीविएशन ही आपसे पूछेगा। उसके बाद जी रोम इज नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब पता है खत्म हो जाना, तो ये खत्म नहीं होती, रोम खत्म नहीं होती, ये हमेशा डिवाइस के अंदर रहती है, ये डिवाइस के अंदर रहती है, उसको ऑफ करें या ऑन करें ये रहती है। ठीक है जी, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, ये खत्म हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना, ये आपकी जब आप कंप्यूटर को ऑफ करें ना, तो ये उसके साथ ही ये भी खत्म हो जाएगी। ये टेम्परेरी है, ये वोलेटाइल है, ये खत्म हो जाती है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और डी रैम मीन के डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, इसकी 2 टाइप्स, सिर्फ आपने नाम याद कर लेने। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी। अब आपके पास है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो है जो आपकी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी है जो आप बाहर से उसके अंदर कोई आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई आप मेमोरी कार्ड डाल देते हैं, कोई आप कोई इसके साथ कोई और डिवाइस लगा देते हैं। ठीक है, यूएसबी डिवाइस है, उसमें आप इंस्टॉल कर देते हैं, उसमें साथ अटैच कर देते हैं, तो वो आपकी क्या जी सेकेंडरी मेमोरी मीन के एक्सटर्नल मीन के बाहर से जो मेमोरी आप उसमें डाल देते हैं,
उसमें आपके पास मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, कम्पैक्ट डिस्क है, सीडी जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसको हम डीवीडी कहते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह। तो ये आपने इनकी आपने स्टोरेज कैपेसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये जो पैराग्राफ है, इसको आपने बड़े गौर से अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इसको कम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB से 680 MB या 680 MB है, ठीक है जी। और डीवीडी जो है इसकी 4 टाइप्स हैं, सिंगल साइडेड, सिंगल लेयर। सिंगल साइडेड, सिंगल लेयर मीन के जो जो आप सीडी आपने देखा होगा इस तरह से वो पत्ता सा होता था, ठीक है, सीडी में वो इसको डालते थे। तो ये आपने क्या करते थे, वो उसके ऊपर सिंगल लेयर और सिंगल साइड मीन के एक ही उसके ऊपर जो ना लेयर होती थी, एक ही साइड पे वो चलता था और एक ही उसमें फिल्म या गाना जो भी आपने को मूवी वगैरह देखनी होती थी उसमें वही होती थी, ठीक है। सिंगल साइडेड डबल लेयर का क्या मतलब है, सिंगल साइडेड एक ही तरफ चलती थी, ठीक है, लेकिन उसमें डबल लेयर्स वगैरह होती, ठीक है। और डबल साइड डबल लेयर का क्या मतलब है कि आप उसको एक तरफ चलाएं तो जनाब उसकी और कुछ आता था, अगर उसको दूसरी तरफ वो चला दें, उल्टा चलाएं तो उसको कोई और मूवी वगैरह यूज़ हो जाती थी, इस्तेमाल हो जाती, उसमें जो ना शो होना शुरू हो जाती थी, ठीक है जी। तो ये इसने आपने इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, सिंगल साइडेड, सिंगल लेयर, सिंगल डबल साइडेड, डबल लेयर वगैरह, ये सारी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास हार्ड डिस्क है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पावर हाउस है, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क HDD या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स SDD, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ये सारी हार्ड डिस्क भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ना, जो बाइट से आप लगा रहे हैं। उसके बाद आपके पास है जी यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB। उसके बाद पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सारी की सारी आपकी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की समझ आ गई होगी। उसके बाद आपका कैशे मेमोरी है, टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी दैट सर्व एज बफर बिटवीन CPU एंड रैम। आपके पास जो रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU के दरमियान बफर एक मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है, RG मेमोरी होती है, उसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। ये बड़ी हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। ये आपकी यहाँ तक आपकी मेमोरी क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो यूँ आपका जनाब जो है इनपुट डिवाइसेस सारी कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ तक आपकी इनपुट डिवाइसेस और उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको CPU क्लियर हो गया, इसको आप थोड़ा सा पास करें और CPU को क्लियर करेंगे। सबसे पहले CPU की 3 हमने चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें आपने जो CPU है ना, इसमें आपने पढ़ी हैं जी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी के आपने टाइप्स पढ़ी हैं 2, आपने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी है। इसको आप अपने पेंसिल निकालें, उसको आप लिखने की कोशिश करें तो क्लियर हो जाए। फिर आपने कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट की तरफ जाना है, कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट की तरफ आपने जाना है। तो कंप्यूटर जो है ना, हमेशा आपको पता है 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर कहते हैं, मीन के बाइनरी का मतलब होता है 2, 0 और 1 2 आपके पास डिजिट्स हैं, तो बाइनरी डिजिट्स को कंप्यूटर समझता है। ये मैंने आपको टेबल लिख के दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसी तरतीब से याद करना है। BN बाइट किलोमीटर गो टू पैस, ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। B फॉर आपके पास जो है बिट है, N फॉर निबल है, बाइट से बाइट ही आ गया, K फॉर किलो बाइट, M फॉर आपके पास मेगाबाइट आ गया, गो टू पैस, G फॉर गीगाबाइट, T फॉर टीराबाइट और P फॉर पीटाबाइट, E फॉर एक्साबाइट और Z फॉर जीटाबाइट, ठीक है। इनको अपने तरतीब से याद करना है। और इसमें आपके पास है 1024 का फ़र्क होता है हर बाइट के आगे आगे, ठीक है। पहले आपने 4 तो ऐसे याद करनी है ना। बिट में आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है, कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट है वो बिट है 0 और 1। अब 4 बिट्स मिल जाए तो आपके पास निबल बन जाता है, और 8 बिट्स मिल जाए तो आपके पास बाइट बन जाएगा, ठीक है। या इसको हम कहते हैं जी आपके 2 निबल्स मिलकर आपके पास एक बाइट बना देता है, ठीक है जी। या कहते हैं जी जो आपके पास है बाइट है ना, जो हाफ ऑफ बाइट है वो निबल के बराबर होता है। ये वो मुख्तलिफ अंदाज से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर पूछेगा किलो बाइट से क्या मराद है, किलो बाइट से मराद है 10 की पावर 3 बाइट्स। किलो का मतलब आपको पता है वैसे भी 1000 होता है, ठीक है। तो 1000 बाइट्स या 1024 बाइट्स याद कर लें, या आप इसको कर लें 10 की पावर 3 बाइट्स। आगे आगे फिर आपने इनको इसी तरतीब के साथ BN बाइट किलोमीटर गो टू पैच, और इसको आपने तरतीब के साथ 10 की पावर 3 इसमें ऐड करते जाए। पहले किलो बाइट 10 की पावर 3, मेगाबाइट 10 की पावर 6, गीगाबाइट 10 की पावर 9, टेराबाइट आपके पास आ गया जी। टेराबाइट या टीराबाइट एक ही बात, 10 की पावर 12, 15, 18 और 21, ठीक है। 10 की पावर 3 इसमें ऐड करते जाए तो आपके पास है जो ना आगे आते जाएगा कि किलो बाइट में 10 की पावर 3 बाइट्स होती हैं, यानी कि 1024 बाइट्स मिलाएं तो किलो बाइट्स बन जाती है। फिर आपके पास जो है ना 1024 किलो बाइट्स मिलाएं तो आपके पास मेगाबाइट्स बन जाती हैं, और इसमें एक 10 की पावर 6 बाइट्स के बराबर होती है। ये कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स आपने इस तरीके से यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स को कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको आप अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करें। कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको कम से कम आपने 50 दफ़ा रिवाइज करना है। 50 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो फिर ये कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट आपके माइंड में बैठेंगे, अदरवाइज ये निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी आपके पास टॉपिक होता है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज क्या है जी?
आउटपुट डिवाइस ऐसी हैं जो जिनसे कंप्यूटर से जो रिस्पॉन्स आता है, इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है जी सॉफ्ट फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस, एक आपके पास है हार्ड फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस ऐसी हैं जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर सिर्फ आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको चीज़ें दिखा देती हैं, मूवी वगैरह है, जब जो भी आपका प्रिंट है, जो डॉक्यूमेंट, आप सिर्फ देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, वो आपकी सॉफ्ट फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस हैं। और कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जो आपको हार्ड फॉर्म में मीन के पेपर वगैरह जो प्रिंट वगैरह निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देती हैं, वो आपकी होती हैं जी हार्ड फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस। जो सॉफ्ट फॉर्म आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी आउटपुट डिवाइस है, जब आपके मॉनिटर है। मॉनिटर क्या करता है जी, आपको इसको हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है जी, जो आपको सिर्फ दिखाता है चीज़ें, ठीक है जी। और ये जो मॉनिटर है ना, इसकी जो है ना, वो पूछ लेता है आपके पास जो है ना, इसकी मेजरमेंट हम कहते हैं कि हमने 32 इंच की LCD लगाई है या 45 इंच की LCD लगाई है, और जो इन सब मेजर करते हैं ना, जो LCD या मॉनिटर की आप जो उसकी जो साइज़ है, वो वर्टिकली मेजर करते हैं या हॉरिजॉन्टली करते हैं। ये ना तो वर्टिकली करते हैं ना ही हॉरिजॉन्टली करते हैं, बल्कि इसको हम डायगनली मेजर करते हैं, डायगनली कॉर्नर से कॉर्नर तक, ठीक है। इसकी मेजरमेंट डायगनली होती है, पूछता है वो, ठीक है जी। मॉनिटर की आप मेजरमेंट किस तरह करते हैं, डायगनली करते हैं, ठीक है जी। रेजोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ मॉनिटर की पूछ लेता है, ठीक है, उसको हम पिक्सल कहते हैं, पिक्सल पिक्सल कहते हैं, इतने पिक्सल का कैमरा है या इतने पिक्सल की जो है ना आपके पास पिक्चर है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन पावर ऑफ मीटर को हम क्या कहते हैं जी, पिक्सल कहते हैं, पिक्सल पिक्सल, ठीक है जी, समझ आ गया। अब मॉनिटर की टाइप्स आपने जो दो तीन पढ़नी है, उसमें CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ठीक है जी। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम LCD कहते हैं। उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड, LED जिसको हम कहते हैं, या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट एमिटिंग डायोड, TFT, LED, ये सारे आजकल यूज़ हो रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। इनकी अपनी एब्रीवेशन इस तरीके से याद कर लेनी, ठीक है जी। और यानी कि LED, OLED इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। LCD, LED, CRT, सारी की सारी आप ये कॉमन वर्ड यूज़ हो रहे हैं, आपने इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। ये आपकी सॉफ्ट फॉर्म होगी जी, सॉफ्ट फॉर्म हार्ड डिवाइसेस। उसके बाद आपके पास हार्ड फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जी? हार्ड फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो आपको जो आउटपुट है कंप्यूटर की तरफ से, आपको हार्ड फॉर्म में आपके हाथ में पकड़ा देती हैं, प्रिंट वगैरह निकाल के पेपर आपके हाथ में आ जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी हार्ड फॉर्म आउटपुट डिवाइसेस है, वो आपके पास है प्रिंटर। प्रिंटर की दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है टच करना, ठीक है। ऐसा प्रिंटर जो फिजिकली पेपर को टच करता है, ऐसे जो प्रिंटर है, इसके अंदर आपने पेपर को डालना है ऐसे, और प्रिंटर उसके ऊपर जैसे नीचे, जैसे आपके पास वो आप आमतौर पे कचहरी के बाहर जाए ना, तो टाइपराइटर वगैरह लेकर लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जो है ना आपके पास जो जो वो बटन वगैरह प्रेस करते हैं, तो उसके ऊपर की ऐसे, इसके ऊपर ऐसे प्रिंट करती जाती है, ठीक है। पेपर के ऊपर वो टच करती है, फिजिकली टच करता है पेपर को, उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो प्रिंटर जो है ना, वो हम ट्यूनर यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। प्रिंटर के अंदर ही आपके पेपर पड़े होते हैं, और अंदर से पेपर प्रिंट होकर बाहर आता है, हमें नहीं पता चलता है कि कौन सी की दबाई है या बटन वगैरह उसके साथ टच हुए हैं कि नहीं, तो वो हमारे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है जी। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की दो टाइप्स हैं, एक करैक्टर प्रिंटर है, एक लाइन प्रिंटर है, ठीक है। करैक्टर प्रिंटर आप लोग को मैंने अभी बताया, जो टाइपराइटर जैसे एक एक लफ्ज़ का कैसे एक एक लफ्ज़ वो नीचे बटन प्रेस करते जाते हैं, वो दबाते हैं बटन को, तो एक एक लेटर जो ना अल्फ़ाबेट ABCD एक एक करके उसको वो प्रिंट करता है, ठीक है। एक होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर होता है जो एक एक लाइन पूरी ऐसे प्रिंट करता है। आपने आमतौर पर जब जाए ना, ये जो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए ना, तो वहाँ पे बड़ा सा प्रिंटर से पड़ा होता है, तो ऐसे ची 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 की आवाज़ें भी आती हैं, और पूरी पूरी लाइन ऐसे प्रिंट करके वो आगे को रूल चलता जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं लाइन प्रिंटर, ठीक है जी। उसको ड्रम प्रिंटर या चेन प्रिंटर भी हम उसको लाइन प्रिंटर को कहते हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी दो टाइप्स हैं, इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें जो ट्यूनर है, ट्यूनर में हम जो इंक है वो हम लिक्विड फॉर्म में इसमें करते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो वो हमारा होता है जी इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है जी। और लेज़र प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंटर के जो ट्यूनर है, ट्यूनर के अंदर जो आपकी इंक है वो हम उसको पाउडर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है जी लेज़र प्रिंटर, ठीक है। उसमें प्लाटर होता है, बड़ी बड़ी स्किनें वगैरह जो आपने ये जो इलेक्शन वगैरह पे यूज़ करते हैं, मैप्स या हाई क्वालिटी ड्राइंग वगैरह
वेक्टर ग्राफिक्स के लिए प्लाटर को यूज़ करते हैं। प्लाटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, ब्रेली डिस्प्ले भी, और आपके पास हेडफोन, ये सारे के सारे आपके पास कौन से हैं जी, आउटपुट डिवाइसेज हैं। उसके बाद कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और आउटपुट होती हैं, ठीक है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम करती हैं। उसकी ये टच स्क्रीन मॉनिटर है, ऑल इन वन प्रिंटर है, मॉडम है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास स्मार्ट टीवी, ठीक है, समझ आएगी। ये सारी की सारी आपके पास कौन सी है जी, ये आपके पास इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्लियर करना है, या आपके पास इनपुट और आउटपुट की जी सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो यहाँ तक वीडियो फिर आप पॉज करें और ऊपर वाला ये क्लियर कर लें, ठीक है। या आपका जो मॉनिटर मैंने करवाया और प्रिंटर आपको करवाया, इनमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आगे टॉपिक है सॉफ्टवेयर वर्सेज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर अब कंप्यूटर पार्ट्स कौन से होते हैं और हार्डवेयर कौन से होते हैं। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो सिस्टम, जो कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट रन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो आपको उसमें एप्लीकेशन या प्रोग्राम इंस्टॉल करने पड़ते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप सॉफ्टवेयर के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के वाले से द ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ठीक है। जो भी बंदा कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, जो भी बंदा कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसको जनाब उसका कंप्यूटर, उस बंदे और कंप्यूटर के साथ जितने भी पेरिफेरल्स लगे हुए हैं, मीन के बंदा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर के साथ उसका जो है ना उसमें प्रिंटर भी अटैच किया हुआ है, तो प्रिंटर और कंप्यूटर के जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है उनके दरमियान जो राब्ता करवाता है वो आपका सॉफ्टवेयर करवाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। अगर आप अंदर से प्रिंटिंग की कमांड देंगे तो आपका प्रिंटर चलेगा, अदरवाइज आपका प्रिंटर नहीं चल सकेगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की भी दो टाइप्स हैं। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो आप खुद से इंस्टॉल करते हैं, एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन आते हैं, खुद ही ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, वो आपको होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम याद करने हैं, ये विंडोज़ की आपने तकरीबन 14 टाइप्स हैं, ये आपने याद करनी है। सबसे पहली जो विंडो आई थी ना, जो कंप्यूटर में सबसे पहली विंडो थी वो थी विंडो 1.0 1985, विंडो 1985, लेकिन ये कोलैप्स कर गई थी, ये मार्केट में आई नहीं थी, ये चली नहीं थी, ये फ्लॉप हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले जो सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडो 95 थी, विंडो 95, ठीक है, ये सबसे पहली विंडो आई थी, पूछ लेता है वो सबसे पहली सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था, विंडो 95 था। 95 के बाद 96 नहीं आई, पूछता है वो, ठीक है जी। 95 के बाद कौन सी आई थी, तो 97 आई थी, 98 आई थी, 99 भी नहीं आई, ठीक है जी। फिर 2000 आई है, 2000 के बाद विंडो मिलीनियम आई है, फिर विंडो एक्सपी आई है, फिर विंडो एनटी आई है, फिर विंडो 2003 आई है, फिर विंडो विस्टा आई है, और उसके बाद विंडो 2007 आई है, 2003 के बाद 2007 आई है। और ये विंडोज 2007 जो है ना, विंडोज 7 के वाले से पूछा जाता है कि मेजर चेंजिंग मेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग आई थी 2007 में आई थी कंप्यूटर की विंडोज़ में, सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंजिंग विंडोज 7 में आई थी, ठीक है। विंडोज 7 के बाद विंडो 8 भी आई थी, और विंडो 8 के बाद विंडो 9 नहीं आई, पूछता है वो तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 और विंडो 10। तो विंडो जो आपके पास 9 भी नहीं आई, विंडो 10 आई है उसके बाद। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो विंडो 11 चल रहा है, विंडो 11 आपका लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद ये ट्रांसलेटर, कंपाइलर और असेंबलर की बात ऊपर हो गई है, आप मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो आपने खुद से इंस्टॉल करते हैं, एडिशनल टू फैसिलिटेट द यूज़र, जो यूज़र की फैसिलिटी के लिए जो आप एडिशनल यूज़ करते हैं ना, जैसे आपने फेसबुक इंस्टॉल कर लेते हैं, यूट्यूब इंस्टॉल कर लेते हैं, ये आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, समझ आ गई। उसके बाद आपके पास है जी यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए आप यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए आपने वायरस या उसमें जो एरर वगैरह आती है ना, एरर वगैरह से आपने कंप्यूटर को बचाने के लिए आप यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। उसको हम एंटीवायरस आमतौर पर यूज़ होता है, एंटीवायरस, ठीक है। अब जो वायरस है ना, वायरस की एब्रीविएशन पूछ लेता है वो, वायरस कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये है आपके पास है वायरस की जो ना एब्रीविएशन में पूछ रहा था, ये आपने ये सर्टिफिकेट याद कर लेनी, ठीक है।
उसके बाद वायरस, बग, स्पाईवेयर एंड मालवेयर, ये सारी की सारी एक ही चीज़ के नाम है जो कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो डाटा को स्टील या चोरी करने के लिए यूज़ होती है, वो होती है वायरस, बग, स्पाईवेयर या मालवेयर। ठीक है, पूछते थे ठीक है जी कंप्यूटर एरर को हम क्या कहते हैं, वो ये चारों के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नाम यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर पेरिफेरल का पूछ लेता है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेज आप अटैच कर सकते हैं ना, कंप्यूटर अटैच कर लें, स्कैनर अटैच कर लें, वेब कैम अटैच कर लें, कोई भी आप कैमरा वगैरह अटैच कर लें, तो वो सारे के सारे क्या कंप्यूटर पेरिफेरल्स की कहलाती हैं। पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स कंप्यूटर के साथ जो एडिशनल आप कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं उसका हम कंप्यूटर पेरिफेरल कहते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल का था। इससे बाहर इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल का नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे तरीके से ऊपर से सारा लेक्चर सुना है, इसको तैयार किया है, तो ये सारे के सारे नीचे जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सारे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपके 10-10 20-20 दफ़ा मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। तो ये आप साथ ये भी पढ़ लीजिएगा, और ऊपर सारा आप जो ना आज लेक्चर सारा आप जिसको कंसेप्चुअली क्लियर कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना, आप समझें कि आज का आपका 20% कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 लेक्चर्स में 100% कंप्यूटर आपका कवर करना है। तो आपका 20% कंप्यूटर जो है ना आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।